आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गजा और लेबनान की हिमायत में हूती इजराइल को दहला रहा। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो के सदर बटोर रहे सुर्खियां। सिर्फ 37 साल की उम्र में सत्ता संभाल रहे इब्राहिम ट्रोरे। हज के खुतबे में उम्मत की इत्तेहाद मांगी गई दुआ। ग्रैंड मस्जिद के इमाम ने फिलिस्तीन के लिए की दुआ। बकरीद से पहले हैदराबाद में गौरक्षकों का आतंक। खंजर के साथ पकड़े गए 2 मशकूक। इलाके में दहशत। कुर्बानी को लेकर मुसलमानों को यूपी के वजीर की धमकी। कहा, अगर ममनुआ जानवर कटेंगे तो मुसलमान भी कटेंगे। बकरीद में कुर्बानी पर आरएसएस नेता का बड़ा बयान। मुखालिफत करने वालों को दिया करारा जवाब। बकरीद पर दिल्ली हुकूमत की सख्त हिदायत। गाय ऊंट की कुर्बानी पर लगी पाबंदी। मजहबी नफरत बढ़ाने के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने मेरठ के 2 मुलजिमों को जमानत पर किया रिहा। पीएम मोदी ने चिनाब नदी पर रेलवे आर्च ब्रिज का इफ्तिताह किया। साथ ही 40,000 करोड़ रुपए की तरक्याती प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। मुरादाबाद में नहीं मिला प्रधानमंत्री आवास स्कीम का फायदा। लोगों ने नगर पंचायत के दफ्तर के बाहर किया एहतजाज। तनकीद करने वालों को ओवैसी ने दिया जवाब। ओवैसी की मुल्क परस्ती पर उठा रहे थे सवाल। रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बड़ी कटौती। जल्द सस्ती होगी आपके लोन की ईएमआई। ट्रंप के फैसले से टेंशन में विदेशी तलबा। ट्रंप ने विदेशी तलबा के दाखिले को किया मुलतवी। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे यूट्यूब चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल, जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। गजा जंगबंदी को लेकर मुसलसल कोशिशों और आलमी दबाव के बीच इजराइल को रेजिस्टेंस ग्रुप पूरी तरह से दहला रहे हैं। दरअसल यमन का हूती ग्रुप गजा और लेबनान पर इजराइल की जालिमाना बमबारी का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। यमन के हूती इजराइल को लगातार हमलों से ऐसा घुटनों पर लाए हैं कि इजराइल के वापस उठने की कहीं से कहीं तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखते हुए हूती ने कब्जे वाले तेल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए हैं। यमन के हमलों ने ऐसी दहशत फैलाई कि लाखों जायोनी सेटलर्स को महफूज बंकरों की ओर भागने पर मजबूर होना पड़ा और एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स को रोकना पड़ा। अमेरिका की हिमायत के बावजूद इजराइल मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है। इसकी वजह यह है कि इजराइल ने गजा में इतने माह से जो कत्लेआम जारी रखा, उसकी वजह से इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया उतर आई है। इजरायली पीएम गजा और लेबनान पर जुल्मी जंग करके इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल बन गया है। यही वजह है कि उसकी कार्रवाइयों को रोकने के लिए न सिर्फ सियासी कोशिशें जारी हैं, बल्कि हूती हमास जैसे रेजिस्टेंट ग्रुप भी उस पर ताबड़तोड़ हमले करके उसे बुरी तरह से दहला रहे हैं। यमन का हूती ग्रुप इसी कड़ी में रोजाना इजराइल पर रॉकेट और ड्रोनों से हमले कर रहा है। प्रेस टीवी के मुताबिक यमन की आर्म्ड फोर्सेज ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायली हुकूमत के ताजे हमले के जवाब में तेल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। यमनी फौज के तर्जुमान याया सारी ने देर रात एक बयान में कहा कि फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के साथ इजराइल मुखालिफ मुहिम के तहत जबरदस्त हमले किए गए हैं। सारी ने कहा कि यमन आर्म्ड फोर्सेज के मिसाइल बल ने फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके जाफा के कब्जे वाले इलाके में लोद एयरपोर्ट को निशाना बनाकर एक खतरनाक हमला किया। सारी ने आगे कहा कि ऑपरेशन ने कामयाबी के साथ अपना हदफ हासिल कर लिया, जिससे लाखों जायोनी लोगों को भागने पर मजबूर होना पड़ा और एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक को भी रोकना पड़ा। वहीं दूसरी जानिब यमन के असारुल्लाह तहरीक के सीनियर अफसर नस्र अल-दीन आमेर ने इजरायली एयरपोर्ट पर हमले की तस्दीक की और बेरूत और गजा के लिए यमन के मुसलसल सपोर्ट की बात भी कही। 18 मार्च से जब इजराइल ने गजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के खिलाफ अपने हमले फिर से शुरू किए, तब से यमनी फौज ने इजराइल पर 46 बैलिस्टिक मिसाइलें और कम से कम 11 ड्रोन्स दागे हैं। यमनी फौज ने ऐलान किया है कि जब तक इजराइल गजा में अपने जमीनी और हवाई हमले बंद नहीं करता तो वो अपने हमले नहीं रोकेंगे। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रोरे आजकल सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। सिर्फ 37 साल की उम्र में उन्होंने करप्शन से भरी हुकूमत को हटाकर सितंबर 2022 में तख्ता पलट किया और मुल्क की बागडोर संभाली। करिश्माई बुर्किना फासो के सदर कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे ने महारत के साथ एक पैन अफ्रीकन लीडर का किरदार बनाया है, जो अपने मुल्क को वेस्टर्न इंपीरियलिज्म और नियो कॉलोनिज्म के चंगुल से आजाद कराने के लिए पुरज़्म है। उनका पैगाम पूरे अफ्रीका और उसके बाहर भी गूंज रहा है। उनके चाहने वाले उन्हें अफ्रीकी नायकों के नक्शे कदम पर चलते हुए देखते हैं, जैसे कि बुर्किना फासो के थॉमस संकारा, एक मार्क्सवादी इनकलाबी जिन्हें अफ्रीका का चे गवेरा भी कहा जाता है।
2022 में तख्तापलट में सत्ता पर फाइज होने के बाद ट्रॉय की हुकूमत ने फॉर्मर कॉलोनियल पावर फ्रांस को छोड़कर रूस के साथ एक मजबूत इत्तेहाद बना लिया, जिसमें एक रूसी पैरामिलिट्री ब्रिगेड की तैनाती शामिल है और लेफ्टिस्ट इकोनॉमिक्स पॉलिसीज को अपनाया गया। ट्रॉय ने बुर्किना फासो को उसकी मिनरल वेल्थ से फायदा दिलाने के लिए जो इनकिलाब कहा है, उसके एक हिस्से के तौर पर फौजी हुकूमत मुल्क की तारीख में पहली बार एक गोल्ड रिफाइनरी की तामीर और कौमी गोल्ड रिफाइनरी का कयाम भी कर रहे हैं। अगर ट्रॉय की जाती जिंदगी के बारे में बात करें तो वो दुनिया के सबसे कम उम्र के सदरों में गिने जाते हैं। इब्राहिम को इस्लाम के पहले मुअज्जिन हजरत बिलाल से गहरी मोहब्बत है। इब्राहिम ने मास्टर्स की पढ़ाई के बाद फौज ज्वाइन की और बहादुरी से मुल्क की खिदमत की। आज जब वो सदर हैं तो उन्होंने अमेरिका, इजराइल और नेटो जैसे ताकतवर मुल्कों को दो टूक जवाब दिया कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। उन्होंने रूस से रिश्ते मजबूत किए और IMF से कर्ज लेने से इनकार कर दिया। इब्राहिम ट्रॉय ने कहा कि हम खुद मेहनत करेंगे और तरक्की करेंगे। कई जरायों के हवाले से सबसे खास बात यह भी पता चली कि सदर बनने के बावजूद वो अब भी मेजर की तनख्वाह पर जी रहे हैं। ग्रैंड मस्जिद के इमाम शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला ने नमरा मस्जिद में हज का खुतबा देते हुए कहा कि ईमान वालों को अल्लाह से डरना चाहिए और तकवा अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शैतान मुसलमानों का दुश्मन है और मुसलमानों को उनसे दूर रहना चाहिए। मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक बनाए रखना चाहिए। ग्रैंड मस्जिद के इमाम शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला ने मरा मस्जिद में हज का खुतबा देते हुए कहा कि ईमान वालों को अल्लाह से डरना चाहिए और तकवा अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपने दुश्मन को माफ कर देता है तो अल्लाह उसे अपना दोस्त बना लेता है। शेख सालेह बिन अब्दुल्ला ने कहा कि अल्लाह ने इंसानियत के लिए इस्लाम को मजहब की शक्ल में चुना है और दीन मुकम्मल हो गया है। उन्होंने कहा कि अच्छे काम बुराई को मिटा देते हैं, इसलिए हमें अच्छे काम करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि हमें अल्लाह की इबादत ऐसे करनी चाहिए जैसे हम उसे देख रहे हैं। ग्रैंड मस्जिद के इमाम ने कहा कि इस्लाम के 3 दर्जात हैं और सबसे दर्जा एहसान है। वालिदैन के प्रति हुस्ने सुलूक, आजाजी और वादे पूरे करना भी दीन का हिस्सा है और आजाजी ईमान की एक शाख है। शेख सालेह बिन अब्दुल ने कहा कि हज के दौरान अल्लाह को खूब याद करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए और दुनिया को आखिरत की भलाई के लिए दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ने कहा कि भलाई करने में एक दूसरे का साथ देना चाहिए और बुराई से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि अल्लाह सब्र करने वालों को अजर देता है और ईमान वालों को सच बोलना चाहिए और झूठ से बचना चाहिए। शेख सालेह बिन अब्दुल्ला ने इस मौके पर दुआ की कि अल्लाह फिलिस्तीन के भाइयों की मदद करे और ख्वातीन और बच्चों को मारने वालों और उनके पैर उखाड़ने वाले जालिमों को खत्म करे। इस मौके पर हज के इमाम ने दुनिया भर के सभी मुसलमानों के लिए भी दुआ की। बकरीद से पहले हैदराबाद पुलिस ने फिरकेवाराना हम आहंगी बिगाड़ने की साजिश कर रहे शरपसंद अनासिरों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में मुलजिमों ने खुद मुबैना गौरक्षक बताया। पुलिस ने मुलजिमों के पास से खतरनाक हथियार भी बरामद किए हैं। मुल्क भर में मुबैना गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों को मुसलसल परेशान किया जा रहा है। हालिया दिनों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान समेत दीगर रियासतों में हिंदू तंजीमों और गौरक्षकों के हमलों में कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे। हैदराबाद पुलिस ऐसे समाज दुश्मन अनासिर से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है। इसी तरह का एक वाकया हैदराबाद के साइबराबाद के सूराराम थाना इलाके में जुमेरात की रात को कैसर नगर में उस वक्त पेश आया जब 2 मुबैना गौरक्षकों के पास से खतरनाक हथियार बरामद हुए। ये दोनों मुलजिम ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों की खरीद फरोख्त की इत्तला मिलने पर वहां पहुंचे थे। मिली मालूमात के मुताबिक मुलजिमों के साथ कई और लोग भी थे, लेकिन जब उन्हें इस तरह के मुश्तबा हालत में घूमते देखा गया तो लोगों ने पूछताछ शुरू की तो बाकी अफराद वहां से फरार हो गए। लोगों ने 2 अफराद को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस तहकीकात में दोनों ने अपने आप को गौरक्षक बताया और उनके पास से खतरनाक खंजर और दीगर हथियार बरामद हुए। ये वाकया आधी रात के करीब हुआ जब मुकामी मवेशी व्यापारियों ने कुछ लोगों को मुश्तबा हालत में घूमते हुए देखा और किसी अनहोनी के अंदेश से 2 लोगों को जो बाइक पर सवार थे पकड़ लिया था। बकरीद पर ममनुआ जानवरों की कुर्बानी को लेकर यूपी के वजीर राजेश्वर सिंह ने बयान जारी किया। उन्होंने मुसलमानों को धमकी देते हुए कहा कि अगर ममनुआ जानवरों को कटेंगे तो मुसलमान भी कटेंगे और कुशीनगर में खून की धारा बह जाएगी। बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश के वजीर ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी पारा बढ़ गया है। कुशीनगर में यूपी के मंत्री राजेश्वर सिंह ने बयान देते हुए मुसलमानों को धमकी दे दी है। उन्होंने ममनुआ जानवरों की कुर्बानी को लेकर कहा कि अगर मुसलमान ममनुआ जानवरों की कुर्बानी देंगे तो फिर ये भी कटेंगे। कुशीनगर जिले में 5 जून को बोलते हुए वजीर ने कहा कि हम सभी को महाराज जी यानी सीएम योगी की सालगिरह पर अज़्म लेना है कि कोई भी जानवर जो ममनुआ हो उसे कटने नहीं देंगे। वजीर ने आगे कहा कि ममनुआ जानवर है गाय माता
माता और गाय माता की हमें हिफाजत करनी है। गाय, बछड़े, ऊंट वगैरह किसी भी बड़े पशु को हम नहीं कटने देंगे। वजीर राजेश्वर सिंह ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बकरीद आ रही है, इस दौरान मुसलमानों को हम गाय नहीं काटने देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ममनुआ जानवर कटेंगे तो मुसलमान भी कटेंगे और कुशीनगर में खून की धारा बह जाएगी। बकरीद के चलते पुलिस ने कुर्बानी आम जगह पर ना देने और ममनुआ जानवरों की कुर्बानी ना करने का हुक्म जारी किया है। ताहम इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बकरीद को लेकर कई गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि बकरीद का त्योहार अमन और खुशहाल माहौल में पूरा करने में किसी भी सतह पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बकरीद पर कुर्बानी पहले से तयशुदा मकामों पर ही होनी चाहिए और ममनुआ जानवरों की कुर्बानी पर लगी रोक को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। देश भर में 7 जून को बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा। इस बीच सियासत तेज हो गई है। मुरादाबाद संघ लीडर ने बकरीद पर कुर्बानी का विरोध करने वालों को आड़े हाथों लिया है। बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी का विरोध करने वालों को आरएसएस लीडर और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी कन्वीनर मज़ाहिर खान रुहेला ने सख्त अल्फाज में निशाने पर लेते हुए कहा कि जो लोग जानवरों पर सितम और बर्बरियत के नाम पर ईद पर होने वाली कुर्बानी की मजम्मत कर रहे हैं, ये उनका जाती बयान हो सकता है, ना कि संघ या हुकूमत का। उन्होंने वाज़ेह किया कि कुर्बानी जैसी होती आई है वैसे ही होती रहेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले पर मुल्क में सियासत गरमाई जा रही है, मगर असल में ऐसा कोई झगड़ा नहीं है। हर शख्स को अपनी आस्था और यकीन के मुताबिक अमल करने की आज़ादी है। जो लोग सिर्फ बकरीद पर जानवरों पर जुल्म की बात करते हैं, उन्हें पूरे साल इसका एहतजाज करना चाहिए। साथ ही उन्हें बीफ एक्सपोर्ट और बड़े बूचड़ खानों के खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए। मज़ाहिर खान ने कहा कि अगर जानवरों पर जुल्म का वाकई गम है तो फिर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना दोगलापन है। उन्होंने कहा कि अगर समाज इसको रोकना चाहता है तो फिर सरकार को बीफ एक्सपोर्ट पर बैन लगाना चाहिए, चाहे इससे हुकूमत को माली नुकसान ही क्यों ना हो। बकरीद के मौके पर मज़ाहिर खान ने मुसलमानों से अपील की कि जैसे वो पहले कुर्बानी करते आए हैं वैसे ही करें, मगर हुकूमत की हिदायत और सफाई का खास ख्याल रखें। गोश्त को ढक कर ले जाएं, खून को नालियों में ना बहाएं और दूसरों के जज्बात का एहतराम करें। दिल्ली हुकूमत ने बकरीद के मौके पर राजधानी में इलीगल जानवरों की कुर्बानी पर सख्त रुख अपनाते हुए एक एडवाइजरी जारी की है। डेवलपमेंट मिनिस्टर कपिल मिश्रा की तरफ से जारी इस एडवाइजरी में साफ किया गया है कि गाय, बछड़े, ऊंट और दीगर ममनुआ जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैर कानूनी है और इसकी खिलाफवर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एडवाइजरी में कहा गया है कि कुर्बानी सिर्फ तयशुदा और ऑथोराइज्ड मकामों पर ही दी जा सकेगी। आम जगहों, सड़कों या गलियों में कुर्बानी देना पूरी तरह से बैन रहेगा। साथ ही कुर्बानी की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने पर भी पाबंदी लगाई गई है, जिससे मजहबी जज्बात, आहत होने या समाजी तनाज़े के हालात से बचा जा सके। डेवलपमेंट मिनिस्टर कपिल मिश्रा ने कहा, दिल्ली हुकूमत एनिमल वेलफेयर और साफ सफाई को सबसे अव्वल तरजीह देती है। मजहबी आज़ादी के साथ साथ कानून का पालन भी जरूरी है। किसी भी इलीगल कुर्बानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी अफसरों को इस बाबत साफ हुक्म जारी कर दिए गए हैं। एडवाइजरी में एनिमल क्रूअल्टी एक्ट 1960, एनिमल ट्रांसपोर्टेशन रूल्स 1978, स्लॉटर हाउस रूल्स 2001 और फूड सेफ्टी लॉज का हवाला देते हुए बताया गया है कि ऊंट खाने वाला जानवर नहीं माना गया है और उसकी कुर्बानी गैर कानूनी है। इसी तरह हामिला जानवरों, नौजायदा बच्चों के साथ जानवर या बिना वेटरिनरी सर्टिफिकेशन वाले जानवरों की कुर्बानी पर भी रोक है। गाय की कुर्बानी पर भी दिल्ली एग्रीकल्चर एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 1994 के तहत पूरी तरह बैन है। इस एडवाइजरी की कॉपी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, डीसीपी, एमसीडी कमिश्नर और दीगर मुत्तालिक अफसरों को भेजी गई है, जिन्हें बकरीद के दौरान इन कानूनों का सख्ती से पालन यकीनी बनाने के हुक्म दिए गए हैं। हुकूमत ने नागरिकों से अपील की है कि वो किसी भी तरह की इलीगल सरगर्मियों की इत्तला फौरन मुत्तालिक इंतजामिया को दे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के सदर बाजार थाना हलके में मुस्लिम धर्म से जुड़े मजहबी मकाम पर मुबैना तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने और मजहबी नफरत को बढ़ावा देने के मुलजिमों को शर्त के साथ जमानत दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के सदर बाजार थाना इलाके में मुस्लिम मजहब से जुड़े मजहबी मकाम पर मजहबी नफरत को हवा देने और वहां हनुमान चालीसा पढ़ने के इल्जाम में गिरफ्तार 2 अफराद को शर्तों के साथ जमानत दे दी है। ये फैसला जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने सचिन सिरोही और संजय समरवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुनाया। मेरठ के सदर बाजार थाना में इन अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत के मुताबिक इन लोगों ने मजहबी मकाम के सामने जबरदस्ती हनुमान चालीसा का पाठ किया और अपने साथियों के साथ मिलकर मजहब मुखालिफ नारेबाजी और एहतजाज किया। इसके अलावा कई संगीन इल्जामात भी लगाए गए।
पुलिस ने इन पर मुख्तलिफ मजहबों के दरमियान नफरत फैलाने और कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाने जैसी संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद ने हाई कोर्ट से जमानत की गुजारिश की है। मुलजिमों के वकील ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल बेगुनाह हैं और उन्हें नाहक फंसाया गया है। एफआईआर और गवाहों के बयानों में कोई ठोस सबूत नहीं है। सरकारी वकील ने जमानत अर्जी की मुखालिफत की और कहा कि मुलजिमों ने मजहबी मुकाम पर हनुमान चालीसा पढ़कर अमन और अमान खराब करने और मजहबी नफरत फैलाने की कोशिश की है। दोनों जानिब की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद अदालत ने दोनों मुलजिमों को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। सहारनपुर में मुस्लिम राजपूत वेलफेयर एसोसिएशन ने समाज सुधार के लिए अहम कदम उठाए हैं। जनमंच सभागार में मुनक्किद महापंचायत में फिजूल खर्ची रोकने के लिए कई फैसले लिए गए। पंचायत में मैयत के दौरान खाना देने की रस्म को बंद करने का फैसला किया गया। शादी तकरीबात में डीजे, नाच गाना और आतिशबाजी पर मुकम्मल बैन लगाया गया है। सलामी, जूता चुराई और लाट कोतली जैसी रसूमात को भी खत्म किया गया है। रिश्ता तय करने के अमल को ऑर्गेनाइज करने के लिए नए कानून बनाए गए हैं। लड़की देखने जाने वालों की तादाद 2 से 4 लोगों तक लिमिट की गई है। चिट्ठी लेने के लिए 2 जिम्मेदार अफराद की तकर्रुरी जरूरी की गई है। समाज में नशाखोरी और मुखबिरी के खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी। मायके में रह रही बेटियों के शादी से जुड़े तनाजों को पंचायत के जरिए से सुलझाया जाएगा। इन सभी सुधारों की निगरानी के लिए एक खास पंचायत सिस्टम कायम किया जाएगा। प्रोग्राम की सदारत कौमी कन्वीनर राव अब्दुल सत्तार ने की। इस मौके पर कौमी सदर रियासत अली चौधरी, साबिक एमएलए असलम चौधरी, नवाब अहमद हमीद, कुंवर अयूब अली, एडवोकेट समेत कई लोग मौजूद थे। पीएम मोदी पहलगाम हमले के बाद आज पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, जहां उन्होंने रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज को तिरंगा दिखाकर इफ्तिताह किया। इसके बाद अंजी ब्रिज और कटरा में कश्मीर की पहली ट्रेन वंदे भारत को भी हरी झंडी दिखाई। चिनाब रेलवे पुल 359 मीटर ऊंचा है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ये पुल कश्मीर घाटी को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने में अहम किरदार निभाता है। इसके डिजाइन में जलजला और एक्सप्लोजन रेजिस्टेंस खुसूसियत शामिल है और ये 207 किलोमीटर फी घंटा की हवाओं का सामना करने के लिए काबिल है। तो वहीं अंजी खट ब्रिज जो 196 मीटर ऊंचा है, भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। ये पुल कश्मीर घाटी में रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा और इलाकाई तरक्की में मददगार होगा। पीएम मोदी ने कटरा से श्रीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन के जरिए से जम्मू से श्रीनगर का सफर अब सिर्फ 3 घंटे में पूरा होगा, जिसमें पहले सड़क के रास्ते से लगभग 6 घंटे लगते थे। पीएम मोदी ने इस मौके पर जम्मू और कश्मीर में 46,000 करोड़ रुपए की मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। इनमें सड़क, रेल, जल सप्लाई, सेहत, तालीम और टूरिज्म से जुड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जो रियासत की पूरी तरक्की में मददगार होंगी। इस ऐतिहासिक कदम से जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे की तरक्की को नई दिशा मिलेगी और इलाकाई कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे टूरिज्म और कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं पीएम मोदी ने कटरा में 42 मिनट की स्पीच दी। इसमें आतंकवाद, पाकिस्तान और टूरिज्म का जिक्र किया। पीएम ने कहा, बदकिस्मती से हमारे पड़ोस का देश मानवता का दुश्मन, मेलजोल का दुश्मन है। वो ऐसा मुल्क है जो गरीब की रोजी रोटी का भी दुश्मन है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ वो इसी का एग्जाम्पल है। पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया। हमने 6 मई को उस पर कयामत बरसा दी। मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत गरीब और बेसहारा लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास स्कीम चला रही है। इस स्कीम के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को रहने के लिए घर दिए जाते हैं ताकि वो सुकून से जिंदगी बसर कर सकें। अगर मुरादाबाद के नगर पंचायत भोजपुर की बात की जाए तो वहां के जरूरतमंद लोगों ने प्रधानमंत्री आवास स्कीम के तहत फॉर्म भरे थे, लेकिन उन्हें अब तक इस स्कीम का कोई भी फायदा नहीं मिला है। नगर पंचायत भोजपुर के सैकड़ों जरूरतमंद लोगों ने नगर पंचायत के दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए मांग की कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास स्कीम का फायदा मिलना चाहिए। मुस्तकीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने कई साल पहले मकान बनवाने के लिए फॉर्म भरे थे, लेकिन अब तक कोई राहत नहीं मिली। उन्होंने नगर पंचायत भोजपुर के मुलाजिमों पर करप्शन का इल्जाम लगाते हुए कहा कि स्कीम का फायदा पाने के लिए न सिर्फ फॉर्म भरे थे बल्कि पैसों की भी मांग की गई थी। कुछ मुलाजिमों ने प्रधानमंत्री आवास स्कीम का फायदा दिलवाने के बदले में रिश्वत मांगी थी। इस पूरे मामले की तहकीक नगर पंचायत भोजपुर की अधिशासी अफसर नीतू सिंह को सौंपी गई है। जब मीडिया ने इसके बारे में सवाल किया तो ईओ मैडम ने जवाब देते हुए कहा कि मुलाजिमों पर करप्शन का इल्जाम लगा है और इसकी तहकीक की जा रही है।
वहीं नगर पंचायत भोजपुर की चेयरमैन फरखुंदा जबी के बेटे ने बयान दिया कि मुस्तकिन को प्रधानमंत्री आवास स्कीम का फायदा नहीं मिला है और मुलाजिमों पर रिश्वत लेने का इल्जाम है। इस मामले की जांच चल रही है। मुस्तफिदीन को स्कीम का फायदा जरूर मिलेगा और जो रिश्वत के जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज हमारी नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर में कुछ लेडीज और मेरे सभी सभासद आवासीय योजना, प्रधानमंत्री आवासीय योजना को लेकर के जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं और कुछ रिश्वत लेने का मामला भी मेरे सामने आया है, संज्ञान में आया है, जो कर्मचारी इसमें लिप्त हैं, उसी को लेकर के ये सब लोग यहाँ आए हैं और इसकी जानकारी मुझे आज हुई है और मैं सभी चीज़ों को देखते हुए अपने आला अधिकारियों को उससे सूचित कराऊंगा और जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी दोषी के खिलाफ, मैं उन लोगों को करवाई जाएगी। 7 साल से कॉलोनी भरवाई, अभी तक कॉलोनी नहीं आई है और मैं चाहता हूँ मुझे कॉलोनी मिल जाए। बस बहुत बड़ा परेशान हूँ, मेरे पास घर नहीं है रहने के लिए। मेरा सिलाई का काम था वो भी बंद हो गया, मेरी आंखों से बहुत कम दिखाई देता। बस यही है मेरे। हाँ, अधिकारियों से बात की, पैसे भी दिए अधिकारियों को, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ के किसी कर्मचारी द्वारा आवास के नाम पे कुछ पैसे लिए गए हैं। हाँ, तो सत्यापन करके लिस्ट भेज दी गई है। बाकी अगर इन लोगों को लगता है कि कोई सत्यापन गलत हुआ है तो उसकी लिस्ट बता दे, नाम बता दे, उसकी दोबारा जांच करवाई जाएगी। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 7 साल हो गए। हमारे मेम्बर साहब भी बहुत परेशान रहते हैं इस बारे में। मैम से हम बात करते हैं, ऋतु मैम ये कह देती है घर छोटा है, सर्वे करने जाती हैं तो मना कर देती हैं, कहती हैं क्योंकि मैं घर छोटा है। कभी ये कह देती है आपकी 20 साल बाद आएगी कॉलोनी। घर मेरा बहुत टूटा फूटा है। अब हम नगर पंचायत में आए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार के वफद में शामिल होने की तनकीद करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि उनकी हिस्सेदारी मुल्क परस्ती का सर्टिफिकेट पाने के लिए नहीं थी। AIM-IM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुकूमत के वफद के हिस्से के तौर पर विदेश भेजे जाने पर मजम्मत का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनकी हिस्सेदारी सियासी फायदे के लिए नहीं बल्कि उनकी अपनी सोच के बाइस थी। ओवैसी ने कहा कि वे मुल्क परस्ती का सर्टिफिकेट पाने के लिए बातें नहीं करते। उन्होंने मुस्लिम बिरादरी के बारे में गलत ख्यालात को खत्म करने की बात कही और कहा कि मुसलमान भी बाकी भारतीयों की तरह अमन और खुशहाली चाहते हैं। हैदराबाद के MP असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वफद के हिस्से के रूप में मैंने जो कुछ भी कहा उस पर मैं सच पर यकीन करता हूं। मैं मुल्क परस्ती का सर्टिफिकेट पाने के लिए बातें नहीं करता। उन्होंने माना कि कुछ लोग मजम्मत कर रहे हैं, पर उन्होंने कहा कि मुसलमानों के बारे में गलत बातें फैलाना बंद होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान भी बाकी भारतीयों की तरह अमन और तरक्की चाहते हैं, मतलब हर कोई खुश रहना चाहता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की हालिया बात पर ओवैसी ने कहा कि इस बयान को सियासी मंजूरी मिली हुई मान लेनी चाहिए। उन्होंने कहा CDS ने जो कुछ कहा उसे सियासी क़यादत के जरिए मंजूर शुदा बयान के रूप में देखा जाना चाहिए। वे उनकी सहमति के बिना नहीं बोल सकते। हमें सरकार से सवाल पूछने और पार्लियामेंट में पहलगाम पर एक बहस की मांग करने का हक है। ओवैसी ने आर्म्ड फोर्सेस पर अपनी पार्टी का रुख भी साफ किया। उन्होंने कहा मेरी पार्टी और मुझे अपने डिफेंस फोर्सेस पर फक्र है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी तलबा के अमेरिका में दाखिले को मुलतवी कर दिया है। इस बीच कई यूनिवर्सिटीज ने भर्तियां और दाखिले रोक दिए हैं। ट्रंप के फैसलों से कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को अवसर मिल रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन विदेशी स्टूडेंट्स के अमेरिका में दाखिले को 6 महीने के लिए मुलतवी कर दिया है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं या एक्सचेंज प्रोग्राम में हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। यही नहीं, ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड के साथ किए गए $10 करोड़ के फेडरल करार को रद्द करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। 14 अप्रैल को हार्वर्ड को दी जाने वाली $220 करोड़ की रकम रोकने का फैसला लिया गया था। इल्जाम है कि वहां एडिशनल एंड एंटी सेमिटिक माहौल है। ट्रंप इंतजामिया इस मामले को कौमी हिफाजत से जोड़ रहा है। बात सिर्फ हार्वर्ड की नहीं है। नासा, नेशनल साइंस फाउंडेशन और कई दीगर इदारों के बजट भी 40 से 55% तजवीज़ करदा है। इसके बाद कई यूनिवर्सिटीज ने नई भर्तियां बंद कर दी हैं। कुछ इदारों ने रिसर्च स्कॉलर के दाखिले तक रोक दिए हैं। ट्रंप के इस फैसले से कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की बन आई है। कनाडा ने कनाडा लीड्स नाम से भर्ती मुहिम शुरू की है जिसमें अमेरिका ने नौजवान बायोमेडिकल साइंटिस्ट को बुलाना है। फ्रांस की एक्स मार्से यूनिवर्सिटी ने सेफ प्लेस फॉर साइंस प्रोग्राम चलाया है। उसे अब तक 300 एप्लीकेशन मिले हैं जिनमें 139 अमेरिका से हैं। जर्मनी की मैक्स प्लांक सोसाइटी के लीजे माइटनर प्रोग्राम को इस साल अमेरिका से 3 गुना ज्यादा एप्लीकेशंस मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी ग्लोबल टैलेंट अट्रैक्शन प्रोग्राम का ऐलान किया है जिसमें
पुशकशीश तनख्वाह और रिलोकेशन पैकेज दिए जा रहे हैं। वहीं हिंदुस्तानी एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल क्लास का इस पर अभी तक कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। ट्रंप पिछले दौरे हुकूमत में मैक्सिकन वॉल को लेकर बेहद बोल्ड थे। तब किसी को अंदाजा नहीं था कि अगर ये दोबारा आ गए तो टैलेंट को भी रोकने की दीवार बना देंगे। हार्वर्ड किसी भी टैलेंटेड तलबा का ख्वाब रहा है। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।